नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, जो सिकंदर लोदी है, सैयद वंश में सिकंदर लोदी की हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे, जो उसका पुत्र है वो इब्राहिम लोदी। ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जिनमें अफगानों का इतिहास, अफगानों के बारे में जो मैं पढ़ा रहा था आपको, लोदी वंश, ये अफगानी तो थे सारे लोग। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, दो सुल्तान जो मैंने आपको पढ़ाए थे। पहला तो जो ये इब्राहिम लोदी है, इसका पिता सिकंदर लोदी, और इसका दादा, जो इब्राहिम लोदी है इसका दादा बहलोल लोदी, इनके बारे में चर्चा की थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अफगान चूंकि यहाँ पर शासन नहीं करे थे कभी, तो अफगानों को शासन करने के लिए अमीरों का समर्थन लेना बहुत जरूरी था। इसलिए बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी की जो नीति थी वो अमीरों के प्रति सही नीति थी। ठीक है, सहिष्णुता की नीति थी, और उनको ऊंचे ऊंचे पद दिए गए, उनको जमीनें दी गई, उनको धन दौलत दी गई काफी ज्यादा। ठीक है, ये चीज रही थी। लेकिन इब्राहिम लोदी ने इसके अपोजिट काम किया। क्या करा उसने? उसने उसने अमीरों के प्रति नीति, अमीरों के प्रति नीति, इसने अमीरों के प्रति जो नीति अपनाई वो बेहद ही खराब नीति थी। इसने क्या करा? इसके पिता के समय से जो चले आ रहे, इसके दादा, इसके पिता के समय से जो पहले से चले आ रहे अमीर जो थे, जो प्रशिक्षित थे, बहुत ज्यादा अनुभवी थे, उन सभी पुराने जो जितने भी बूढ़े हो चुके थे, पुराने लोग, अनुभवी लोग, उनको इसने हटा दिया। इसने जो नए लोग थे, नए युवा लोग थे, उसके भरोसे वाले, उनको इसने गद्दी पर बैठाया। ठीक है, अमीरों की गद्दी पर बैठाया, उनको जागीरें दी, उनको जो है सम्मान दिया, काफी कुछ था। अब इससे हुआ क्या? तो पुराने जो अनुभवी लोग थे वो लोग नाराज हुए इससे। इसने अपने भरोसे के हिसाब से लोगों को बैठाला। वो भरोसे वाले तो थे इसके, लेकिन वो योग्य नहीं थे, उतने अनुभवी नहीं थे। ठीक है, इससे अयोग्य लोग भी जो शासन में शामिल हो गए। ठीक, अनुभवी लोग जो थे वो नाराज हो गए। नाराज होने से उन्होंने गुट बनाने शुरू कर दिए। इसके खिलाफ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ उनकी गुट बनने लगी अंदर ही अंदर। ठीक है, अमीर तो नाराज हो गए इसके इसके शासन में बैठते ही। ठीक है, इसके अलावा इसने अमीरों को जो सम्मान था उसमें गिरावट की, और सुल्तान का जो ओहदा था उसको बढ़ाने के लिए क्या कर जानते हैं? इसने, जैसे मैंने आपको बताया था, बहलोल लोदी क्या करता था? बहलोल लोदी गद्दी पर नहीं बैठता था, वो नीचे बैठता था इनके साथ। ठीक है, अमीरों के साथ, मैंने आपको शायद बताया था। और लेकिन इसने क्या करा? इसने उस परंपरा को खत्म किया जिसको बहलोल लोदी ने शुरू किया था। इसने कहा अफगानी कोई परंपरा नहीं चलेगी जो पुरानी थी। अब से ये होगा कि सुल्तान गद्दी पर बैठा है तो उसके साइड में लोग खड़े होंगे, ऐसे ऐसे खड़े होंगे, थोड़ा सा झुककर, कि इससे लगेगा कि सुल्तान पावरफुल है, तुम उसके प्यादे हो। ठीक है, सुल्तान ने तुम्हें बनाया। उसने निरंकुश सुल्तान की जो परिभाषा होती है उसको उसने स्थापित किया फिर से। उससे हुआ ये कि चूंकि अभी अफगान शासन कोई नया बहुत ज्यादा पुराना शासन नहीं था, ये भारत में एक नया वंश था। ठीक है, तो इसीलिए उसको जरूरी था कि अमीरों का समर्थन लिया जाए, पर अमीरों का समर्थन इब्राहिम लोदी ने लेना उचित नहीं समझा। उसने समझा कि मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ और मैं किसी का प्रतिनिधि नहीं हूँ। उसने सीधा सीधा ये समझा था अपने आप को, ये साबित करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो अनुभवी अमीर लोग थे वो इससे काफी ज्यादा नाराज हो गए। और यही कारण था, इसके शासनकाल में इसके परिवार के लोग और इसके अमीरों ने ही विद्रोह किए ज्यादातर। ठीक है, उन विद्रोह पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला विद्रोह तो इसके भाई जलाल खान ने किया। ठीक है, पहला विद्रोह जलाल खान, ये ये विद्रोह हुआ था 1518 ईस्वी। ये सुल्तान का भाई है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना कि
इब्राहिम लोदी ने गद्दी पर बैठते ही जो अपने समर्थक थे अमीर, उनको, जो युवा लोग थे उनको गद्दी पर बैठाया और जो अनुभवी लोग थे उनको हटाया। तो जो अनुभवी लोग थे उन्होंने फिर गुट बनाया, उन्होंने गुट बनाकर जलाल खां का समर्थन लिया। ठीक है, उनको समर्थन दिया अपना, जलाल खां को समर्थन दिया और कहा कि तुम योग्य हो, तुम्हें गद्दी बैठना चाहिए, इब्राहिम लोदी अयोग्य है। अब इसने विद्रोह कर दिया, किसके खिलाफ? अपने भाई सुल्तान के खिलाफ कर दिया। और इसलिए भी किया क्योंकि इब्राहिम लोदी सीधे कहता था कि सुल्तान का ना कोई भाई होता है, ना कोई परिवार होता है, और ना ही उसके रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर द्वारा चुना जाता है और ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, वो ये मानता था। बाकी सब उसके सेवक होते हैं, चाहे उसके राज परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, अमीर हो, प्रजा है, सब उसके सेवक है, ये कहता था इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो जलाल खान ने, जो कि इक़्तिदार था कहाँ का? जो इक़्तिदार था जौनपुर का, जौनपुर का, जौनपुर का इक़्तिदार था। इसने विद्रोह कर दिया जौनपुर में, विद्रोह जौनपुर में किया और जौनपुर में जलालुद्दीन जलालुद्दीन उपाधि, जलालुद्दीन उपाधि के साथ खुद को जौनपुर में एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ठीक है, यानी राज्य दो हिस्सों में बढ़ गया, राज्य दो हिस्सों में बढ़ गया। किसकी वजह से? इब्राहिम लोदी की जो नीति थी अमीरों के प्रति और अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने राज परिवार के लोगों के प्रति जो नीति थी, उसकी वजह से राज्य दो हिस्सों में बढ़ गया। राज्य वैसे भी कोई बड़ा नहीं था और दो हिस्सों में बढ़ गया। पहले ही जो जगह जगह जो विद्रोह हो रहे थे, जो प्रांत थे, और ऊपर से राज्य दो हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है, ये पहला विद्रोह था जो उसके ही भाई द्वारा किया गया। ठीक, बिहार का विद्रोह। ठीक, ये विद्रोह किसने किया था? दरिया खां। ठीक है, ये दरिया खां ने किया था। दरिया खां भी उनमें से एक था जो इसकी जो नीति थी अमीरों के प्रति उससे असंतुष्ट नहीं था, तो इसने अपने आप को बिहार में स्वतंत्र शासक घोषित करने का नेतृत्व किया। तो इसने जैसे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश की, बिहार में इसने विद्रोह किया, ठीक है, सल्तनत के प्रति, तो सुल्तान ने सेना भेजकर इसको, इसका दमन कर दिया और इसकी निर्मम हत्या करवा दी। इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था बहादुर खां, मोहम्मद शाह की उपाधि, मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ इसके मरने के बाद सुल्तान ने इसको विद्रोह करने के बाद इसको दबा दिया। ठीक है, इस विद्रोह को। उसके बाद उसका जो पुत्र था बहादुर शाह, उसने, बहादुर खान, उसने अपने आप को मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठाया और स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और बिहार को दिल्ली से अलग कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसके बाद नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 दौलत खां का विद्रोह। अब इसने क्यों विद्रोह किया समझिए। ये गवर्नर था कहाँ का? पंजाब का। ठीक, ये पंजाब का गवर्नर था। जो बिहार का मैंने विद्रोह की बात की थी, उस विद्रोह को दबाने के लिए दौलत खां को बुलाया गया। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने
पत्र में लिख भेजा कि दौलत खां को कि अपनी सहायता दो मुझे, ठीक है, और बिहार का जो विद्रोह है उसको दबाने में हमारी मदद करो। तो दौलत खां ने अपने पुत्र पुत्र दिलावर खां इसको भेजा सुल्तान के पास। दौलत खां ने अपने पुत्र जो दिलावर खां है उसको सुल्तान के पास भेजा, ठीक है, इसको सुल्तान के पास भेजा। सुल्तान ने क्या करा, सुल्तान ने पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, उसने क्या सोचकर इसको बुलाया और फिर इसको ही बंदी बना लिया और इसको वहां प्रताड़ित किया काफी ज्यादा, बिना बात के, कोई कारण नहीं था। तो क्योंकि उसे तो सिर्फ जो अफगान अमीर लोग थे उनको परेशान करना था। तो जब ये छूट कर अपने पिता के पास वापस पहुंचा पंजाब, तो दौलत खान इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हुआ। दौलत खान ने फिर क्या करा, दौलत खान ने तो काबुल के मुगल शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, ठीक है। दौलत खां को कोई दिक्कत नहीं थी सुल्तान से, लेकिन उसे पता था कि वो जो इब्राहिम लोदी है उसकी नीति अमीरों के प्रति, जो अफगान अमीर हैं उनके प्रति ठीक नहीं है। इसलिए उसने खुद दिल्ली ना जाकर अपने पुत्र दिलावर खां को भेजा था, लेकिन उसके प्रति भी उसकी नीति ठीक नहीं रही। उसको प्रताड़ित किया, जेल में डाला, काफी ज्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से दौलत खां को विद्रोह करना पड़ा। विद्रोह यही है ना कि तुम सीधे सीधे सुल्तान को चुनौती दे रहे हो, उसके खिलाफ किसी और को बुला रहे हो, ठीक है। तो इसने यही जो व्यक्ति है जिसने जो बाबर है, बाबर बाबर को दिल्ली में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है, उसको ले भेजा कि आइए दिल्ली में हमला कीजिए, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो अंतिम विद्रोह था वो था मेवाड़ का विद्रोह। मेवाड़ में कौन शासन कर रहा था उस समय में, इब्राहिम लोदी के समय में। उस समय में मेवाड़ में आपने नाम सुना होगा, राणा संग्राम सिंह। राणा सांगा, ठीक है, राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा। अब मेवाड़ को जीतने के लिए जो इब्राहिम लोदी है उसने एक अभियान किया। उस अभियान को करने पर युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी की हार होती है। इब्राहिम लोदी की हार के बाद अब संग्राम सिंह को ये तो लग गया था कि ये चुप नहीं बैठने वाला, ये फिर आक्रमण करेगा और इसके आक्रमण को रोकना दोबारा शायद संभव ना हो, ठीक है, क्योंकि केंद्र के पास तो काफी ज्यादा सेना होती है, पैसा होता है, उसकी कर की जो व्यवस्था होती है ज्यादा से ज्यादा होती है। इसीलिए जरूरी है कि इसका जो इब्राहिम लोदी है उसका कोई ना कोई इंतजाम किया जाए। तो राणा सांगा भी वो हैं जिन्होंने बाबर को निमंत्रण
भेजा भेजा ठीक है। पहला तो पंजाब का जो राज्यपाल था, इक़्तिदार था, ठीक है, दौलत खां, उसने जो है बाबर को निमंत्रण भेजा था। उसके अलावा राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा कह लीजिए, उन्होंने जो है भेजा था आमंत्रण, किसको? बाबर को, ठीक है। तो ये भी विद्रोह कहलाता है, ठीक है। चर्चा करेंगे इसके सैनिक अभियान में। सैनिक अभियान आप जान लीजिए। इसने जो है सैनिक अभियान बहुत कम किए थे। ज्यादातर जो सैनिक अभियान थे सिर्फ उसी विद्रोह को दबाने के लिए थे, राज्य को जीतने के लिए तो कम ही हुए थे, ठीक है। तो पहला जो था वो था ग्वालियर, ठीक है। पहला ग्वालियर, यहाँ का शासक था विक्रमजीत। ये बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। विक्रमजीत ग्वालियर को जीतने के बाद विक्रमजीत जो था उसने इब्राहिम लोधी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। इसलिए उसको राज्य उसका वापस कर दिया गया था। नंबर 2 मेवाड़, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो मैं अभी चर्चा कर रहा था आपसे विद्रोह की, उसमें भी मेवाड़ आ रहा था। तो मेवाड़ के लिए जो सैन्य अभियान किया गया था वो मेवाड़ को जीतने के लिए ही किया गया था। इसका नेतृत्व जो सेनापति गए थे उसमें मियां मक्खन, हुसैन खां, मियां मासूफ आदि, ये कुछ प्रमुख सेनापति हैं जो उसके शासनकाल में हुआ करते थे। ये सभी गए मेवाड़ को जीतने के लिए, पर मेवाड़ को जीत ना पाए, क्योंकि जो वहां के शासक थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया राणा संग्राम सिंह, उनके कुशल नेतृत्व में जो मेवाड़ में जितने भी सेनापति गए थे, इब्राहिम लोधी के सल्तनत के जितने भी सेनापति गए थे, वो सारे हार गए, ठीक है। ये 2 अभियान थे। अंतिम उसका सैन्य अभियान था, उसको हम चर्चा करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। इतिहास में पानीपत के जो है 3 युद्ध हुए हैं, ये पहला ही है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो युद्ध है ये किसके बीच में हुआ था? मैंने आपको बताया, जो दौलत खां था और राणा संग्राम सिंह, इन दोनों ने ही निमंत्रण भेजा किसको? काबुल का जो शासक था बाबर, उसको दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, ठीक है। तो कौन था? एक पक्ष तो हो गया बाबर, ठीक। दूसरा पक्ष था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम इब्राहिम लोदी, ठीक। 2 हो गए, पहला पक्ष बाबर, दूसरा इब्राहिम लोदी, ठीक। समय तो आपको पता ही है, चलिए फिर भी लिख दे रहा हूँ। समय
21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। अब ये जो युद्ध था एक तरफा युद्ध था, क्योंकि जो युद्ध था सालों के चलते, महीनों के चलते लोगों के युद्ध, लेकिन ये जो युद्ध हुआ ऐसा समझ लीजिए कि ये 9-10 बजे के आसपास युद्ध शुरू हुआ है और दोपहर से पहले ये युद्ध खत्म हो गया। तो ये आधे दिन भी युद्ध न चला, ठीक है। तो कारण क्या था? कारण ये था कि जो बाबर था उसका जो सैन्य जो नीति थी और उसने जो तोपों का इस्तेमाल किया था उस वजह से वो जीत सका, ठीक है। अब हुआ ये कि ये युद्ध एक तरफा था, इब्राहिम लोदी ना टिक सका और किस्मत भी खराब थी इब्राहिम लोदी की। जब युद्ध चल रहा था युद्ध क्षेत्र में तो ये हाथी पर बैठकर गया था। बाबर के पास क्या थे? घोड़े थे। इब्राहिम लोदी अपने आप को बहुत ज्यादा उच्च दिखाना चाहता था और घोड़े की जगह हाथी यूज करने लगा था कि सुल्तान दिखना चाहिए ग्राउंड में कि हाँ सबसे ऊपर बैठा सुल्तान है। इसकी किस्मत खराब थी, एक तीर कहीं से आकर इसकी आंख में लग गया। तीर आंख में लग गया तो सीधी सी बात है आप मर जाएंगे, क्योंकि अंदर दिमाग है आपके, मस्तिष्क है। तो ये हाथी से नीचे गिर गया और हाथी द्वारा कुचल दिया गया। तो एक पुस्तक है तारीख ए खान जहानी, इसका लेखक है नियामत उल्ला, ठीक है। तारीख ए खान जहानी ये किताब का नाम है और लेखक का नाम है नियामत उल्ला। एक वाक्य जो आपने, एक लाइन जो आपने सुनी होगी वो इसी किताब में लिखी हुई है। वो लाइन ये है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जो कि युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ मारा गया। ये लाइन आपने सुनी होगी, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी तो आपने किताब में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, अपनी जो टेक्स्ट बुक होती है उनमें। लेकिन ये किताब में जो ली गई है वो असल में लिखी गई है तारीख ए खान जहानी किताब में लिखी गई है। तो ये युद्ध एक तरफा था और इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और बाबर की जीत के साथ ही साथ भारत में दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है और एक नया जो वंश है वो प्रारंभ होता है, वो है मुगल वंश, मुगल साम्राज्य, ठीक है। और दिल्ली से जो हारा है सुल्तान इब्राहिम लोदी, उसके बाद आगरा और दिल्ली से उसको जो पैसा मिला है उससे उसकी जो सारी आर्थिक समस्याएं थी वो सारी समाप्त हो गई। किसकी? बाबर। बाबर ने इसमें इस युद्ध में रूमी और तुलुगमा युद्ध प्रणाली व तोपों का प्रयोग, ठीक है। रूमी ये और तुगलमा ये युद्ध प्रणाली होती है जिसमें ये होता है कि सेना को दो हिस्सों में बांटा जाता है। जो भी सेना होती है उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, जितनी संख्या है, ठीक है। उसमें से एक सेना आगे को जाती है और एक सेना पीछे से ऐसे करके आक्रमण करती है आगे, ठीक। एक सेना सामने जा रही है और दूसरी सेना ऐसे पीछे से आ रही है, ठीक। ऐसे आक्रमण किया जाता है, ठीक। ये तुगलमा प्रणाली कहलाती है, ठीक। तोपों का प्रयोग किया भारत में सबसे पहले, तोपों का प्रयोग बाबर ने किया, ठीक। इसीलिए युद्ध जीत सका और ये युद्ध एक तरफा हो गया, ठीक। इसी के साथ जो है इब्राहिम लोदी के साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारा नया साम्राज्य है, कौन सा? मुगल साम्राज्य, ठीक। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक। उसकी जो शासक है, उसकी जो प्रणाली है, शासन प्रणाली, वो सब चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अगर इब्राहिम लोदी से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत से संबंधित कोई भी सवाल आपको बचा हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, चलिए।